गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी जेई सीबीटी 1 की प्रिपरेशन जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा बिल्कुल कर रहे होंगे, और इसमें कई चीज़ें आपके मन में आती होंगी कि कैसे इफ़ेक्टिव मार्क्स लाए जाएं। खासकर सिविल इंजीनियरिंग में रीजनिंग में प्रैक्टिस, मैंने कहा है, अगर आप पीवाईक्यू भी विद इन टाइम प्रैक्टिस करके लगा लेते हैं। जब भी पीवाईक्यू मैं वर्ड बोलता हूं तो इस बात को बेहद ज़रूरी तरीके से याद रखें कि आप सेट ऑफ पीवाईक्यू लगाएं। खासकर एसएससी जेई की जब रीजनिंग लगा रहे हैं तो आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पर इन जनरल आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में महारत हासिल है कि नहीं, ओवरऑल महारत हासिल है कि नहीं, इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है। रूम में हमारे 40 सही हो जाए तो वहाँ 38 35 तक जा सकते हैं। पेपर के लेवल पे भी फ़र्क पड़ता है, बहुत ईजी आ जाए, लेकिन वो एक सर्टेन डोमेन में ही वैरायटी रखते हैं, इसलिए उसके पीवाईक्यू लगाना रीजनिंग के, वो भी सेट ऑफ 50 क्वेश्चंस बार बार या हर दिन अगर संभव हो सके तो अल्टरनेट डेज में, ये बहुत ज़रूरी है। जीएस में समय समय पर करंट अफेयर्स पढ़ते रहें और बायोलॉजी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। हमारे पास एक मैजिकल मॉड्यूल नाम से बायोलॉजी का है, जिन्हें ज़रूरत हो व्हाट्सएप के थ्रू मांग भी सकते हैं। आज मैं जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि मैक्सिमम मार्किंग वाले लोग बहुत डीप स्टडी या बहुत हाई टैलेंट नहीं होता है, क्योंकि मेरे बैच में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी ईएस में 5 रैंक आई। अमन प्रताप सिंह उनका नाम था, एंड ही वाज नॉट क्वालिफाइड ट्वाइस फॉर एसएससी जेई, once for not qualified pre and once not qualified for final, but he collected the rank in ESE for 5, and this year its rank maybe 1 or 2 as per I know him। तो क्या है वो स्ट्रेटेजी जिससे वो मार्किंग आती है, वो टैलेंट क्यों पीछे रह जाता है, क्या पेपर का पैटर्न रहता है सीबीटी 1 का, क्या समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती वहाँ चीज़ें। ओवर द ईयर मैंने भी कई चीज़ें जानी पढ़ाते वक्त। ये मैंने 2025 से क्वेश्चन लिए हैं। जैसे ये एक आपके सामने क्वेश्चन है, ऐसे इसमें 28 क्वेश्चन है, और ये 4 पेपर जो शिफ्ट वाइज कंडक्ट हुए सिविल इंजीनियरिंग के 2025 में, उनमें से लिए गए क्वेश्चन हैं। हर पेपर में 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सामने, शायद आपको प्रकार दिख भी रहा होगा कि इतना ईजी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि इन 7 क्वेश्चंस को मार्क एंड रिव्यू करके या स्किप करके आप पेपर को अटेम्प्ट करें, तो यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 93 क्वेश्चन। एक टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी, अननोननेस, ऑडनेस, इररेलेवेंसी या चिड़चिड़ापन देने वाले या भय देने वाले ये क्वेश्चंस की श्रेणी में मैं रख रहा हूँ। इसी तरीके से लगभग 6 क्वेश्चन पर पेपर ऐसे थे जो एजर्सन रीजन के थे, बहुत बड़े थे और ठीक ठाक स्थिति में आपको वो रिपेल कर रहे थे कि मुझ में समय व्यर्थ ना करो, टाइम टेकिंग भी थे। अगर मैं उनको हटा दूं तो 87 या मैं कह दूं 86 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद रिसर्च करते हुए हटाना बहुत आसान है, लेकिन एग्ज़ाम होते हुए उनको हटाना तभी संभव है जब इस रिसर्च की वैलिडिटी, वैल्यू और उस पर आपका ध्यान और इंटेंशन और भरोसा, श्रद्धा बहुत हाई डिग्री का हो और बार बार समझा गया हो उस बात को और इम्प्लीमेंट भी किया गया हो, मॉक टेस्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया हो, अदर्स ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर में जाकर ये महसूस किया गया हो कि मैं ये 100 क्वेश्चन करते वक्त इस बात का ध्यान दे रहा हूँ कि जिन प्रश्नों में मेरी महारत या समझ उतनी गहरी नहीं है, टाइम टेकिंग है या इररेलेवेंसी है, मैं उनको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। तो आपके सामने वो 86 क्वेश्चन डुएबल जोन के जो होंगे वो करने होंगे। इन 86 में भी बड़ा आसान नहीं है कि 86 सारे आपको माइंड में आ ही जाएं, तो मैं इसमें एक बहुत हाई डिग्री लेकर चल रहा हूँ कि आप इसमें सिर्फ 75 क्वेश्चन करते हैं, 11 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन इन 75 क्वेश्चन में इफ़ेक्टिवली आपके 70 क्वेश्चन सही होते हैं। और जो व्यक्ति इतनी क्षमता रखता है रिफाइंड वे की, उसके मैं ठीक ठाक स्तर पर 42 या 43 या 45 मार्क्स रीजनिंग में लेकर चलता हूँ, जिसमें ये समझ इम्प्लीमेंट करने की समझ है। वो ऐसा नहीं है कि वो रीजनिंग में 35 नंबर पर आ जाएगा, कठिन होती है, लेना 42 चाहिए। अब अगर 42 और 70 मार्क्स आते हैं और जीएस में आपने हमारे कहे मुताबिक करंट अफेयर्स पढ़ी है, उसका एक सेट ऑफ पैटर्न है पूछने का, वो
अगर कोई यूपीएई और एसएससी जेई के करंट अफेयर्स को एक वे में रखना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। एसएससी जेई की करंट अफेयर्स थोड़ा सा अदर जोन में आती है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 112 नंबर बन जाते हैं, और 112 नंबर में 140 तक पहुँचने के लिए 28 नंबरों की ज़रूरत है, जो कि अपने आप में काफ़ी मार्क्स हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो सिविल में मैं सिंकेज हुआ हूँ, वहाँ मैंने इन 14 क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप जोन का रखा है, जो कि मुझे लगता है जब आप इधर 70 सही कर और इधर रीजनिंग करके मान लो इधर अगर 20 भी नंबर ले आते हैं तो आपको एक रिवर्स मौका मिलेगा। मार्क एंड रिव्यू जोन में ही रखें, इनमें अगर आएंगे तो ये ठीक ठाक पॉसिबिलिटी कि जो क्वेश्चन मैं ये 28 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जब मैं इन्हें डिस्कस करूँगा तो आपको फील आएगी नहीं ये सातों क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। हाँ, छोड़ने के बाद जब हम दोबारा जाएंगे तो 2 क्वेश्चन इसमें से हो जाएंगे, एजर्सन रीजन में से 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 4 नंबर ये यहाँ से एडिशनल मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ये वो पॉसिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ जो हाइपोथेटिकल नहीं है और बहुत हाई डिग्री ऑफ हार्डवर्क या बहुत हाई डिग्री ऑफ एग्जिस्टिंग टैलेंट आपसे रिक्वायर नहीं कर रहा है। अब एक ये जो वीडियो है ये उन 28 क्वेश्चंस का है जो कोडल बेस्ड है, और अगला जो वीडियो होगा वो आपके एजर्सन रीजन बेस्ड होगा। जब हम पूर्व में हुए किसी एक साल के पेपर का दोहन इस स्तर पर करते हैं कि हमें उसके पीछे क्वेश्चन मेकर की मेंटेलिटी और हमारे ज़रूरत नंबर के बीच एक शार्प लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आ जाता है कि कैसे ये करना है, तो बहुत आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, इन स्टील एंड आयरन वर्क डायमेंशंस एक्सेप्टिंग मतलब छोड़कर क्रॉस सेक्शन एंड थिकनेस ऑफ प्लेट शैल बी मेजर टू नियरेस्ट कितने मीटर एक्सेप्ट फॉर रेनफोर्समेंट इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क्स। लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। तो अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट, अगर क्रॉस सेक्शन ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट की बात एक्सेप्ट ना करे तो ये वैल्यू होती है 0.005 मीटर, यानी इसी को बोल सकते हैं 5 mm। अगर एक्सेप्टिंग ना लिखा होता, डायमेंशंस क्रॉस सेक्शन और थिकनेस को कंसीडरेशन में लिया गया होता, तो आंसर आता 0.05, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर दिया है तो ये 1 mm होता है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन 1 mm हो गया। अब ये मैंने इसलिए बताया कि मे बी इसी एग्जाम में अगले साल यही क्वेश्चन आए, इसकी तो प्रोबेबिलिटी नहीं है कि यहीं पे कर दे एक्सेप्टिंग हटा दो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अगर आप पेपर देते रहें। लेकिन किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को मानक बनाकर अगर क्वेश्चन पूछे तो वो इसको हटा सकता है। इस तरीके की पैटर्न देखा भी गया। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब हम आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। अब यहाँ पे ये समझिएगा कि मैंने ये क्वेश्चन कोड के निकाले हैं, उनमें कुछ सरल भी हो सकते हैं, लेकिन कितने सरल हैं वो आपको समझ में आएगा स्पष्ट तौर पर। क्वेश्चन कह रहा है सॉइल कंपोनेंट है जिसका पार्टिकल 4.75 mm IS सीप से पास होता है, लेकिन रिटेन हो जाता है 75 माइक्रोन IS सीप पर। अब ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन कम होता है, मतलब डिस्कशन इन द सेंस ऐसे क्वेश्चन के माना जाता है यार ये तो तुमने पढ़ा ही हुआ होगा, इसका आंसर ये है। कई बार बच्चे ऐसे सरल क्वेश्चन के प्रति लॉजिकल फ्रेम में मेमोरी इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं और एग्जाम में गलत कर जाते हैं। जो यूपीएई का पेपर आया था उसमें इन्हीं चीज़ों का लोगों के साथ कंपेटेबिलिटी नहीं थी कि यार आता हुआ गलत हो जाता है। उसके पीछे जब आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं तब आप अपनी फुल स्ट्रेंथ का उपयोग नहीं करते हैं, और जो फुल स्ट्रेंथ का उपयोग कर लेते हैं उन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नंबर हमारे से स्किप नहीं होना चाहिए, और केवल स्किप नहीं होता, नेगेटिव लेके बैठते हैं। कब बैठते हैं? जब बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है चीज़ें। जैसे अगर क्ले है, सबसे पहले सबसे छोटे पार्टिकल पे अगर बात करें तो वो क्ले है, उससे ऊपर पार्टिकल पे जाएं तो वो सिल्ट है, उससे ऊपर पार्टिकल पे जाएं तो वो सैंड है, उससे ऊपर पार्टिकल पे जाएं तो ग्रेवल है, उससे ऊपर पार्टिकल पे जाएं तो कोबल है, उससे ऊपर पार्टिकल पे जाएं तो बोल्डर है। कम से कम ये बात बहुत अच्छे से पता हो। मतलब एक होता है कि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, एक होता है कौन वाला गलत हुआ। अब इसको समझने या समझाने के लिए तो कोई बात ही नहीं रहेगी। अब फिर आता है कि यार साइज कैसे याद रहें, तो साइज किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं।
या तो नोट करके याद रख सकते हैं, एक तो बार बार पढ़ के याद रख सकते हैं, या एक फ्रीक्वेंट वे होती है कि हाँ इसका ये होता है। जैसे सबसे बड़ा मैंने बोल्डर बताया, तो बोल्डर की जो डायमीटर होती है वो 300 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। कोबल 80 से 300 mm होना चाहिए, 80 mm से 300 mm के बीच है तो कोबल हो जाएगा। उसके बाद ग्रेवल आता है, ग्रेवल 4.75 mm से 80 mm, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। अगर 4.75 mm से बड़ा है तो ग्रेवल है। ऑप्शंस यहाँ थोड़े से डाउन ग्रेड के दिए गए हैं। अगर यहाँ मड और रेजिड्यू की जगह वो ग्रेवल और बोल्डर भी डाल देते या सैंड डाल देते तो थोड़ा सा मज़ा आ जाता, लेकिन खैर जिसको आता है तो आसानी से कर देगा। तो ग्रेवल 4.75 mm से 80 mm होते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी को क्रिटिकल क्वेश्चन बनाना हो तो वो फाइन ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल वाली डायमेंशन में पूछ देगा, जहाँ पे बीच में 20 mm आता है। अब जैसे यहाँ पे उसने पूछा 4.75 mm से पास कर जाता है, इसका ये मतलब हुआ कि 4.75 mm से पास कर गया, यानी छोटा है उससे। अगर ये इसकी डायमीटर का होल है, इससे पार्टिकल पास किया तो वो 4.75 mm से छोटा है, लेकिन 75 माइक्रोन के सीप से रिटेन कर गया, यानी 75 माइक्रोन से बड़ा है। और सैंड की डेफिनेशन ही यही है साइज की कि 75 माइक्रोन से बड़ा हो और 4.75 mm से छोटा हो। ये सैंड की साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन तो सैंड हो गया। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट कर देता, थोड़ा सा टिल्ट करके क्या करता, यहाँ पे 75 माइक्रोन को कर देता 2 mm, और यहाँ पर ऑप्शन बदल के कर देता, सैंड की जगह लिखता फाइन सैंड, यहाँ पे लिखता मीडियम सैंड, यहाँ पे लिखता कोर्स सैंड, यहाँ पे लिख देता नन ऑफ दीज। अब अगर आपने इसकी स्टडी बहुत अच्छे से की है तो आप तुरंत बोल देंगे कि ये तो कोर्स सैंड होगा, क्योंकि दो ही बीच में डिवाइडर होते हैं, एक 0.425 mm का, एक 2 mm का। चूंकि हम लार्जर साइज की तरफ जा रहे हैं, लार्जर 2 mm पर रिटेन करा रहे हैं और 4.75 mm से पास करा रहे हैं, तो ये कोर्स सैंड हो जाएगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, इनकी प्रोबेबिलिटी गेट और ईएस में ज़्यादा मानी जाती है, बट एसएससी जेई इज आल्सो हैविंग सम प्लेफुलनेस। ये मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ। तो ये टॉपिक कंप्लीट करते वक्त कितनी हाई डिग्री ऑफ इंट्यूशन है मेरे अंदर कि यार इसे तो आना ही आना है, इस तरीके के क्वेश्चंस को, इनको कितने अच्छे से हमें पढ़ना है, तो ये समझना जरूरी। जैसे सिल्ट में होता है 2 माइक्रोन से 75 माइक्रोन तो सिल्ट होता है। अब सिल्ट के अंदर भी फाइन सिल्ट, मीडियम सिल्ट, कोर्स सिल्ट होता है। तो 2 से 75 के बीच फाइन सिल्ट है तो वो 10 माइक्रोन तक जाएगा, मीडियम है तो 10 से 20 जाएगा, कोर्स है तो 20 से 75 जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये 2 क्वेश्चन हो गए। आपके सामने हम तीसरा क्वेश्चन लाते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा थ्रिल हो रहा होगा कि एक वे से अगर चीज़ें समझते हैं तो थोड़ा बेहतर होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि कोई हैबिचुअल या नोन क्वेश्चन तो नहीं है, स्किपेबल क्वेश्चन है, फिर भी अगर थोड़ा बहुत कोडल आपने पढ़ा होगा, खासकर मैंने कहा था जब भी किसी एग्ज़ाम को देने जाएं तो उस एग्ज़ाम के अलावा अदर स्टेट के उसी इक्विवेलेंट जोन के एग्ज़ाम्स के PYQ देखें। अब जेई का एग्ज़ाम अगर एसएससी जेई का देने जा रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी का देने जा रहे हो, तो किसी भी स्टेट के जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते वक्त आपको इतना अवेयर रहना चाहिए कि क्वेश्चन वहाँ आ सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है जो अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपसे परमिसिबल टॉलरेंस पूछा गया है। यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो परमिसिबल टॉलरेंस पूछा गया है लेंथ ऑफ फिनिश्ड बोर्ड्स के लिए। तो वो ±6 mm होगा। अगर यहीं पे लेंथ की जगह थिकनेस कर देता सपोज दैट, तो कितना होता, ±5 होता। यहीं पे अगर थिकनेस की जगह विड्थ कर देता सपोज दैट, तो कितना होता, ±3 mm होता। ये इस कोड के बिहाफ पर दी गई वैल्यू है, यानी कि इस क्वेश्चन का टिल्टेड फॉर्म आपको किसी भी एग्जाम में दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए। और ये बहुत वैसा क्वेश्चन नहीं है कि पता चला इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते, फेमस क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें भी कुछ बच्चे छोड़ने वाली
मेंटेलिटी रखे होंगे। अब ये भी समझने वाला है। 10,262 2019 पूरा हमने आरसीसी का कोड करा, स्टील का कोड पढ़ा, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर ये क्वेश्चन सामने आता है तो इरिटेट होता है व्यक्ति, पढ़ा हुआ व्यक्ति ज़्यादा इरिटेट होता है। इट्स नॉट इजी टू स्किप फॉर हिम हु हैज़ डन ए PhD इन कोडल क्वेश्चंस और कोडल नॉलेज और कोडल फैक्ट्स पढ़ते पढ़ते। तो उसने पूछा व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ इंट्रैप्ड एयर टू बी एक्सपेक्टेड इन नॉर्मल कंक्रीट। नॉन एयर इंट्रेंड कंक्रीट को नॉर्मल कंक्रीट यहाँ मेंशन किया है। व्हेन 10 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज यूज्ड इन मेकिंग कंक्रीट। अब अगर किसी ने बहुत अच्छे से कोड पढ़ रखा होगा तो वो इसे ये स्ट्राइक करेगा कि 10 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज का अगर एग्रीगेट यूज किया जाए तो उसने पूछा है कि इंट्रैप्ड एयर का अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कितना होना चाहिए। यानी कि जो कोड रहा होगा उसमें कहीं ना कहीं ये साइज के बेस पे रहा होगा कि 10 mm का साइज है, फिर 20 mm का साइज है, फिर 40 mm का साइज है। 10 mm के अगेंस्ट 1.5 है, 20 mm के अगेंस्ट 1 है, 40 mm के अगेंस्ट 0.8 है। ये परसेंटेज है जो वो पूछ रहा है, ये परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम है। ये कोडल बात मैं बता रहा हूँ, रहा होगा का मतलब ये है। अब ये चीज़ पता होगी तो ये जिसने क्वेश्चन ये जहाँ पे आया है जिस जेई में उसके PYQ में जाकर उसके फंडामेंटल्स को देखा होगा तो थोड़ा सा तो ऑड है, इसीलिए तो मैं स्किपेबल बोल रहा हूँ। तो 10 के अगेंस्ट 1.5 होगा, 1 किसके अगेंस्ट होगा, 20 के अगेंस्ट होगा। 0.8 दिया नहीं है, अगर इसे ऐसे ही कर दो समझने के लिए तो ये किसके अगेंस्ट होगा, 40 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज के अगेंस्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने इसमें शामिल कर दिया है उस कोडल प्रोविजन के तहत पे वो उतना है नहीं रेलेवेंट, बट व्हेन एवर क्वेश्चन इज शोइंग कि हाँ यहाँ पर IRC स्टैंडर्ड है या यहाँ पर कोड है, उसको शामिल कर दिया है। उसने कहा है कि एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन की 8 साइड्स होती हैं। तो ऑक्टागन है और उसका जो बॉर्डर है रेड बैकग्राउंड है और बॉर्डर है रेड बैकग्राउंड, मतलब पूरा यहाँ रेड है। ये किसका साइन होता है, तो ये स्टॉप का साइन होता है, तो ये स्टॉप होगा। एक ऐसे ही क्वेश्चन आया था जिसमें लोग उसको स्टॉप क्लेम कर रहे थे, क्वेश्चन को गलत क्लेम कर रहे थे। वो नो पार्किंग साइन था, उसमें ऐसी कोई गलती नहीं थी जो UPAE में आया था। तो ये क्वेश्चन एक सरल है, जैसे मैंने इनमें वो शामिल किए हैं जो टेक्निकली आपको स्किप करना चाहिए, लेकिन वही मैं कह रहा था उनमें 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको आप छोड़ना उचित नहीं समझेंगे, चाहे भले सेकेंड राउंड में करें। अगला क्वेश्चन है, एज पर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 व्हाट आर द परमिटेबल नॉइस लिमिट्स इन डेसिबल्स फॉर द साइलेंट जोन ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट टाइम। देखो अब एक क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछ दी, डे टाइम भी बताओ। अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ भी रखा होगा तो आसान नहीं होगा, इधर उधर भी हो सकता है, मिलते जुलते ऑप्शंस भी हैं। डे टाइम और नाइट टाइम बताओ। तो एक थोड़ा सा माइंड में ये तो होगा कि जो नॉइस लिमिट होगी वो डे टाइम की तुलना में नाइट टाइम में कम होगी। नाइट जो होता है वहाँ पर अगर कोई रूल बनाएगा तो वो एक ये रखेगा कि डे में तो चल जाएगा, रात को शोर ना मचाओ। मतलब एक लिमिट में कुछ डिमिनिशिंग होनी चाहिए, यानी नाइट का कम होना चाहिए। अब हम जब नज़र दौड़ाए तो नाइट का कम होना चाहिए, तो इसमें तो नाइट का कम है ही नहीं, ये तो ख़त्म ही हो गया। लेकिन बाकी सब में फॉलो हो रहा है। तो इस बिहाफ पे तो इलिमिनेशन के बिहाफ पे तो हम 3 में फंस गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब अगर हमारे पास ये एक्ट का नहीं है डाटा तो आसान नहीं है इसको लगा पाना जब तक नहीं है। अब हम बता ही देते हैं। उसने आपसे पूछा है साइलेंस जोन। साइलेंस जोन 4th नंबर पे आता है अगर कोडल में जाओगे। एक इंडस्ट्रियल होता है, एक कमर्शियल होता है, एक रेजिडेंशियल होता है, एक साइलेंस जोन होता है। तो साइलेंस जोन में डे टाइम में 50 होता है और नाइट टाइम में 40 होता है। आंसर तो 1 होगा। और डे टाइम में और जो नाइट टाइम है उनमें केवल इंडस्ट्रियल में 5 का अंतर होता है, बाकी सभी में 10 का होता है। पहली तो एक बात ये मान लो, केवल इंडस्ट्रियल में 5 का होता है, बाकी सभी में 10 का होता है। रेजिडेंशियल में जाओगे तो 55 और 45, कमर्शियल में जाओगे तो 65 और 55, और इंडस्ट्रियल में जाओगे तो 75 और 70।
यही 4 पूछे जाते हैं, खत्म हो गया। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉइस पोल्यूशन रूल्स 2000 अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज इनकरेक्ट। जो ऑप्शंस आपको दिए हैं उनमें साइलेंस जोन एरिया है वो भी सही दिया है, डे टाइम एंड नाइट टाइम लिमिट्स अभी कॉमर्शियल का हमने बताया था 65 और 55 होता है। देखिए मतलब एक तरीके से बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। इसमें तीनों बातें सही है, लेकिन 3 कैटेगरी ऑफ जोन नहीं होते, 4 कैटेगरी ऑफ जोन्स होते हैं, तो ये गलत है। यही पूछा है तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जैसे क्वेश्चन है, अब ये भी हल्का क्वेश्चन है, मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1077, चूंकि ये लिखा है मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं कोडल वाले रखे। साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक क्या होगा? अगर नॉमिनल साइज पूछता तो 20 क्रॉस 10 क्रॉस 10 होता, उसका तो उसने कहीं ऑप्शन भी नहीं दिया है। जो ऑप्शन दिए हैं उससे बड़ा आसानी से आप ये साइज पिक कर सकते थे, 19 क्रॉस 9 क्रॉस 9। अब तक 2 क्वेश्चन हम लोगों को ऐसे मिल चुके हैं, एक स्टॉप साइन वाला, एक ये, जो आप कह सकते हैं कि इसको इस टिपिकलिटी जोन में आपने क्यों रखा, रीजन वाज मेंशनिंग ऑफ दिस, क्योंकि इसकी भी एक स्ट्राइकिंग होती है कि यार कोडल का कुछ अलग तो नहीं होता है, ये मन में आता है। तो इसका आंसर 4th होगा। फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेस्ट ऑन बर्न्ट क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स एज पर IS 3495 पार्ट 2 1992 ब्रिक्स शैल बी सोक्ड इन कोल्ड वाटर फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ, कितनी ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए? तो 24 आवर्स के लिए होना चाहिए। ये 24 आवर्स के लिए होना चाहिए। कहीं कहीं कुछ लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं 12 में, लेकिन 24 के लिए होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 1962 डायगोनल स्केल ए हैज बीन ग्रेजुएटेड लेंथ ऑफ। अब ये डायगोनल स्केल एक तरीके की UPA की प्री में ये मैंने पढ़ाया था, जिनको याद हो, लेकिन इसमें भी आ जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें शामिल हैं SSC JEE में जो पूछ देते हैं। अगर आपको याद हो शायद बोर्ड वगैरह से चीज़ें पूछ देते हैं, डायगोनल स्केल से पूछ देते हैं। तो जो डायगोनल स्केल ए है उसकी जो ग्रेजुएटेड लेंथ है वो 152 सेंटीमीटर है। अगर विड्थ ऑफ स्केल पूछें तो 6 सेंटीमीटर है। जो लेंथ ऑफ ग्रेजुएटेड पार्ट है वो 150 सेंटीमीटर है, और जो नॉमिनल ओवरऑल लेंथ है वो 152 सेंटीमीटर है, और जो विड्थ ऑफ स्केल है वो 6 सेंटीमीटर है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग एग्जामों में पूछी भी गई हैं, खासकर डायगोनल स्केल ए से, इसको भी समझना है। अगर यही बी कर देता तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाता लेंथ ऑफ ग्रेजुएटेड लेंथ, और अगर यही सी कर देता तो 50 सेंटीमीटर, और अगर डी कर देता तो सेम हो जाता। तो यहाँ एक ये भी है, डायगोनल स्केल ए एंड डी हैज द सेम ग्रेजुएटेड लेंथ। तो आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन देयर डिजायरेबल लिमिट्स इज करेक्टली मैच्ड। पीएच जो होती है वो 6.5 से 8.5 होती है। आयरन जो होता है वो 0.3, ये 6.5 से 8.5, आयरन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। क्लोराइड्स जो होता है उसने क्या कहा है? करेक्टली मैच्ड। क्लोराइड्स जो होता है वो 250 mg/L जो होता है वो डिजायरेबल होता है। काज आप रिजेक्शन में चले जाओगे तो 1000 हो जाएगा। और जो फ्लोराइड्स होता है वो 1 होता है। काज ऑफ रिजेक्शन 1.5। एक मतलब परमिसिबल है डिजायरेबल, एक मैक्सिमम पे चले जाते हैं या काज ऑफ रिजेक्शन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर क्लोराइड्स केवल एक ऐसा है जो सही है। pH 6.5 से 8.5, आयरन 0.3, फ्लोराइड 1 and 1.5 फॉर लार्जर वन, एंड क्लोराइड्स 250 फॉर 1000। मन में आ रहा होगा कि आयरन का आपने वो नहीं बताया, वहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था वो था इन द लेबोरेटरी डिटर्मिनेशन ऑफ कैलिफोर्निया बीरिंग रेशियो टेस्ट ऑन सॉइल एज पर IS
2720 पार्ट 16। हमने इसको ध्यान में रखकर इस क्वेश्चन को शामिल किया है डिफ़िकल्टी लेवल पे, ये कुछ नहीं है। ये आपको भी पता है कि दो वैल्यू पे पेनिट्रेशन होता है 2.5 और 5 mm पर, और इसमें स्टैंडर्ड लोड एक जगह 1370 kg लिया जाता है, एक जगह 2055 kg लिया जाता है। कभी कभी ये न्यूटन वाले में भी पूछ देते हैं, बच्चों को याद रहता तो कर देते, नहीं गलत कराते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अब तक ये आ गया जो डुएबल है, किया जा सकता था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ 53 ग्रेड पोर्टलैंड सीमेंट कंडक्टेड बाय यूजिंग ले चेटिलियर सेपरेटर्स शैल नॉट एक्सीड। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि जो साउंडनेस टेस्ट का रिजल्ट है 53 ग्रेड पोर्टलैंड सीमेंट का, अगर ली चेटिलियर अपरेटस से कंडक्ट करें तो कितने एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर 53 ग्रेड है या 43 ग्रेड है या 33 ग्रेड है, तीनों केसेज में ये 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये एक वैल्यूएबल नहीं है, चाहे कोई ग्रेड हो, तीनों ग्रेड में ये 10 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऑटो क्लेम में ये 0.8% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, और वो तीनों में रहता है, कोई डिफरेंस नहीं रहता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 10 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एजम्पशन ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन अंडर कंप्रेशन मेंबर एच पर IS 456/2000। अब अगर आपको पता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा सा भी 0.02 हो इसमें दिक्कत है तो गड़बड़ हो सकता है। तो इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन होती है, इतना तो हमें पता है, और जैसे इतना हमने देखा तो ऑप्शन 1 और 3 पर टिक गए। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये 0.002 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल रेनफोर्समेंट मटेरियल्स इज यूज्ड इन पल्ट्रेजन प्रोसेस। पल्ट्रेजन प्रोसेस में जो रेनफोर्स मटेरियल यूज होता है वो कितने % होता है, तो वो 40 से 70% होता है। प्योरली स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एच पर IS 456 द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब इसको भी मैंने शामिल कर दिया क्योंकि IS लिखा हुआ था, ये सबको रटा रहता है कि 250 में कितना होता है, 415 में कितना होता है। लेकिन अगर कभी गुरु आ गया FE 550 और तब आपको फार्मूला नहीं पता है या याद नहीं है तो गड़बड़ ना करिएगा। ये 0.44D देने का उनका यही रिमेंबरिंग कराना था। ये FE 550 के लिए है, लेकिन 500 के लिए पूछा है तो 0.46D होता है। करेक्ट ऑप्शन 3rd पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, एज पर IS स्टैंडर्ड्स ऑन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स द डायमेंशंस हैव टू बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट। टू द नियरेस्ट कितना होता है, 0.01 मीटर। टू द नियरेस्ट कितना होता है, 0.01 मीटर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एच पर IS 13311, एच पर IS 13311 पार्ट 1 द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ट्रांसड्यूसर्स फॉर ए पाथ लेंथ ऑफ मोर देन 1500 mm। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो होती ही होगी, छोड़ने का ही ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसड्यूसर्स PYQ आपने पढ़ा होगा, तो ट्रांसड्यूसर्स ठीक ठाक पूछ रहे हैं वो, तो उसमें अगर आप जाकर कोडल प्रोविज़न डालेंगे तो उसमें पाथ लेंथ के अकॉर्डिंग जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और मिनिमम ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ मेंबर्स है उसके आपका एक कॉलम मिल जाएगा। तो अगर 1500 से ऊपर है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी 20 से ज़्यादा होती है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 kHz, और 40, 60 और 150 ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी और होती हैं जो 700 से 1500, 500 से 700 या अप टू 500 लेंथ में यूज होती हैं। ये थोड़े हाई डिग्री के इररिलेवेंट क्वेश्चन थे। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है T सेक्शन जो डिज़ाइन किया गया है ISNT। अब एक तरीके से देखो 2025 का क्वेश्चन UPAE में आ गया है, लेकिन इन्होंने पूरा नहीं दिया है, आधा दिया है। इन्होंने पूछा है कि यहाँ मीनिंग ऑफ 150 और 2, उन्होंने केवल मीनिंग ऑफ 150 पूछा था, तो लोगों ने जिनको पता था उन्होंने लगा दिया था कि ये डेप्थ है। अब इसने दोनों का पूछा है कि 223.7 क्या है, तो ये सेल्फ वेट है 223.7, जिसमें कहीं उन्होंने दिक्कत नहीं की है, हर जगह वही चीज़ लिखी है, बस न्यूटन और किलोग्राम लिख दिया है। तो एक्चुअली में ये न्यूटन पर मीटर लेंथ है और ये डेप्थ है एक 150 mm। तो करेक्ट ऑप्शन आपका
यही हो जाएगा थर्ड पार्ट। अगला क्वेश्चन भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। एज पर IS 383-2016 मैक्सिमम क्रसिंग वैल्यू ऑफ कोर्स एग्रीगेट यूज्ड फॉर रनवेज एंड अदर वियरिंग सर्फेसेज शैल बी। तो इसने पूछा क्या है, कोर्स एग्रीगेट्स यूज्ड फॉर रनवेज एंड अदर वियरिंग सर्फेसेज। अगर रनवेज एंड अदर वियरिंग सर्फेसेज के लिए पूछ रहा है तो ये 30% होना चाहिए, और अगर यही बेस कोर्स के लिए आपसे पूछता, यही बेस कोर्स के लिए पूछता तो इसकी वैल्यू 45% होना चाहिए। ये कोडल प्रोविजन है, इसमें कोई बहुत लॉजिकल या फार्मूला बेस्ड बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन छोड़ने लायक थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इन्हें कैसे किया जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस छोड़ने लायक ही थे, लेकिन हाँ अभी तक हमारे हिसाब से 5 क्वेश्चन ऐसे निकले हैं जो डुएबल थे, जिनको मैंने ऐसा कहा कि इन्हें छोड़ देना चाहिए। अगला है द वैल्यू ऑफ डायनामिक गॉज यूज टू कैलकुलेट द सुपर एलिवेशन फॉर ब्रॉड गॉज रेलवे ट्रैक्स। तो डायनामिक गॉज जो होता है एक्चुअली में गॉज प्लस विड्थ ऑफ रेल हेड होता है, और ये यूज किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रॉड गॉज की जगह मीटर गॉज होता तो 1080 होता, अब ब्रॉड गॉज के लिए है तो वो 1650 mm होगा, तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है एज पर इंडियन रोड कांग्रेस व्हाट इज द डिजाइन स्पीड एडॉप्टेड फॉर इंडियन एक्सप्रेस वेज, कंसिडर द नेचर ऑफ टेरेन इज प्लेन एंड क्रॉस स्लोप ऑफ ग्राउंड इज लेस देन 10%। तो इसके लिए जो वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड की गई है वो 120 है, ये 120 है। एक्सप्रेस वे में ही अगर मिनिमम ग्रेडियंट के लिए पूछे, ये रूलिंग ग्रेडियंट के लिए, अगर मिनिमम ग्रेडियंट के लिए पूछे तो वो 100 होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 120 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग IS सीप साइज इज यूज टू चेक द फाइननेस ऑफ सीमेंट बाई सीप टेस्ट। सीप नंबर 9 यूज किया जाता है जिसका साइज 90 माइक्रोमीटर होगा, तो करेक्ट ऑप्शन ये होगा। इसको कहीं कहीं सीप नंबर से भी पूछ देते हैं, तो सीप नंबर 9, ये भी सरल क्वेश्चन में ही आएगा। तो 6 क्वेश्चन इस तरीके से डुएबल हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड 24701985 पार्ट 1 द मिनिमम विड्थ ऑफ द सेप्टिक टैंक एज्यूम्ड फॉर डिजाइन पर्पज। मिनिमम विड्थ पूछा है, अगर डेप्थ पूछता तो 1 मीटर होती, विड्थ पूछा है तो 75 सेंटीमीटर होगी, करेक्ट ऑप्शन लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान 2.5 मीटर बेस्ड ऑन प्रोविजन गिवन ऑन इफेक्टिव डेप्थ रेशियोज अप टू 10 मीटर इन IS 456-2000। तो अगर आपको याद हो तो बड़ा सरल क्वेश्चन है। इसमें क्या होता रहा है, L/D की वैल्यू 7, 20 और 26 होती है। 7 होती है कैंटिलीवर के लिए, 20 होती है सिंपली सपोर्टेड के लिए, 26 होती है कॉन्टिन्यूअस के लिए। उसने तुम्हें कैंटिलीवर दिया है, L/D 7 है, L वहाँ पर उसने मेंशन किया है 2.5 मीटर यानी 2500 mm, D आपसे पूछा है बराबर 7, 2500 में 7 का भाग दोगे तो 357.14 mm आएगा। क्वेश्चन सरल था, स्ट्राइक कर जाए। चूंकि उसने यहाँ पर IS लिख दिया है इसलिए क्वेश्चन इसमें शामिल किया है। तरीके से ये 7वां क्वेश्चन हो गया जो आप कर सकते थे। बट याद रखिए ये 7 क्वेश्चन एक पेपर में आए हैं, यानी हर पेपर में आप मैक्सिमम 2 क्वेश्चन कर पाते इन 7 में से, नहीं कहीं तो एक ही कर पाते। अगर ओवरऑल क्वेश्चन 10 निकलते हैं तब आप 2 क्वेश्चन को क्लेम कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है एज पर IRC स्पेसिफिकेशन मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स इन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्लैब ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर इच। तो 20 सेंटीमीटर के लिए कितना होता है, 14 मीटर होता है, 14 मीटर होता है। इसके लिए भी आपको पूरा कोडल प्रोविजन देखना पड़ेगा तभी आप उसमें कर पाएंगे। इसमें एक्चुअली में जहाँ पे आपको रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्लैब लिखा है, यहाँ पे अनरेनफोर्स्ड स्लैब्स भी लिखा मिल जाएगा। वहाँ 20 सेंटीमीटर के अगेंस्ट आंसर 4.5 मीटर आएगा, जो कि इसमें ऑप्शन भी दे रखा है। अब इसमें 10, 15, 20 सेंटीमीटर के लिए पूछा जाता है। रेनफोर्स्ड स्लैब में 10, 15, 20 के लिए पूछा जाए तो 3 ऑप्शन होते हैं, मतलब 10 के लिए 7.5 मीटर, 15 के लिए 13 मीटर और 20 के लिए 14 मीटर। ये 3 वैल्यू हैं। जहाँ पर स्पेसिंग 10 सेंटीमीटर वहाँ आंसर 7.5 मीटर, जहाँ पर 15 सेंटीमीटर वहाँ आंसर 13 मीटर, जहाँ पर 20 सेंटीमीटर वहाँ आंसर 14 मीटर। अगर यहीं पे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्लैब न लिखकर
अनएनफोर्स्ड लिखा होता तो ये आंसर 4.5 तीनों केसेज में होता, चाहे स्पेसिंग 10 होती, चाहे 15 होती, चाहे 20 होती। अगला क्वेश्चन है, वाइल डिजाइनिंग इन आरसीसी फुटिंग ऑन सॉइल व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस ऑफ एज ऑफ फुटिंग एज पर IS 456 2000। तो ये भी सरल क्वेश्चन है। अगर ऑन सॉइल है, जो नया वर्जन आया है कोड उसके हिसाब से ऑन सॉइल है तो 150 mm होगा, ऑन सॉइल है तो 150 mm होगा, ऑन पाइल है तो 300 mm होगा। इसमें तो 300 दिया भी नहीं तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ये भी डुएबल में आ गया। तो इस तरीके से 8 क्वेश्चन डुएबल थे। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पर स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है वो वही रिपीटेड है जिसका आंसर मैंने आपको 120 kmph बताया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे जो 27 या 28 क्वेश्चंस थे आपके सामने, जिनको आप बड़ी इजीली समझ पाए होंगे कि स्किपेबल कितने थे और नॉन स्किपेबल कितने थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनिशियली आप उनको करते हुए जा रहे हैं, आपको स्ट्राइक कर रहा है तो वो कर दीजिए, नहीं तो आप उसमें मार्क कर दीजिए, उसके बाद करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो हिस्सा डिस्कस करेंगे जो एजर्सन रीजन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट किया था। फिर हम उसके बाद और भी चीज़ें वो बताएंगे, जैसे सिविल में 70 आपके वहाँ सही कैसे हो इफेक्टिवली, तो सिविल में वो क्या क्या होनी चाहिए नॉलेज पर्टिकुलर, जैसे सर्वेइंग है तो क्या पता ही होना चाहिए कॉन्सेप्चुअली, वहाँ क्वेश्चन आपका सही हो जाए। धीरे धीरे आपको उस जोन में ले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।